हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि यंग अचानक से नींद से उठ जाता है। वो घबराते हुए अपनी बॉडी को चेक करता है, पर तभी वो डीमन मार्शल स्पिरिट की स्केलेटन उसे अपने अंदर महसूस होने लगती है, जिस पर वो समझ जाता है कि वो कोई ख्वाब नहीं था। तभी वो अपने आप को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि अब तो वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। जख्म का कोई भी निशान उसके बॉडी में नहीं है, उसके सारे जख्म अब हील हो चुके हैं। तभी वो अपने उस ब्लैक स्टोन को देखता है जिस पे वो सर रखकर हमेशा सोता था। वो वहाँ अब नहीं होती, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो कोई मामूली पत्थर नहीं था, वो एक एंशिएंट ब्लैक बुक होती है जिसने सी ऑफ कॉन्शियस में एक पावरफुल डीमन स्पिरिट की स्केलेटन को कैद रखा हुआ था। मगर यंग उसे वहां पे आजाद कर देता है और बाद में उसे अपनी बॉडी में उसको प्रोसेस भी कर देता है, जैसे वो अब काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। और इसलिए जब ये अब नींद में से उठता है तो वो उसे वो ब्लैक एंशिएंट स्टोन अपने बेड पर नहीं मिलती, जिस पर वो हैरान होते हुए खुद से कहता है कि मैंने जो भी ख्वाब में देखा था वो सब रियल है। इवन के मिरेकल ट्यूशन लेवल भी उसका ब्रेक थ्रू काफी आगे हो चुका है। ऐसा लगता है कि मैं हाई गेस्ट रेल में ब्रेक थ्रू कर चुका हूं, क्योंकि तब मैं काफी कमजोर था बट अब मैं काफी हैवी महसूस कर रहा हूं। मगर तभी वो कुछ मूव टेक्निक परफॉर्म करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो नीचे बैठ जाता है क्योंकि वो खुद को संभाल नहीं पाता। उसकी अब बॉडी पहले से भी काफ़ी ज़्यादा हैवी बन चुकी होती है। इस वजह से यांग भी काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जिस पर यांग सोचता है कि उसे तब उस बुक में थोड़ा और रीड करना चाहिए था। अब ये वो सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसके हाथ में वही एंशिएंट सीक्रेट बुक बाहर निकल आती है। ये देखकर यांग हैरान हो जाता है कि अभी तो मैं बस ये सोच ही रहा था और ये सीधा मेरे सामने निकल आ गई। कहीं ये कोई सोल स्टोन जैसा तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना था कि लेजेंड्स कहते हैं कि ऐसा भी सीक्रेट ट्रेजर है जिसे हम सोल स्टोन कहते हैं, जो कि अगर वो हमारी बॉडी में पैदा हो जाए तो हम जो भी बातें या जो भी सोचते हैं वो वैसा ही करता है हमारे लिए। इसका मतलब ये ब्लैक एंशिएंट बुक कहीं सोल स्टोन से तो नहीं बनी, इसलिए आज तक ये किसी को भी नहीं मिली। यंग को इसके बारे में ये सब इसलिए पता था क्योंकि ये ट्रेजर उसके पूरी सेक्ट में काफी फेमस है, मगर किसी को आज तक नहीं मिला। यंग सोचता है कि ये काफी ओल्ड है, तो मैं इसे आज तक पत्थर समझ के इसके ऊपर अपना सर रखकर सोया करता था। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। वैसे अगर किसी को पता चला कि मेरे पास ये ट्रेजर है तो मुझे डर है कि पूरा लिंग जाओ पवेलियन मेरे पीछे पड़ जाएगी, जिस पर तुरंत ही वो अपने कमरे के दरवाजे और विंडो बंद करने लगता है। बट तभी वो खुद से कहता है कि मुझे डरने के बजाय क्यों ना मैं इसकी प्रैक्टिस कर लूं, क्योंकि अगर इस एंशिएंट ब्लैक बुक ने मुझे चुना है तो मुझे इसके सभी हिडन मेथड्स और स्किल जरूर सीखनी चाहिए, ताकि मैं एक ताकतवर और शक्तिशाली बन जाऊं, जिसे आगे जाकर दूसरे लोग दोबारा कभी मुझसे पंगा भी ना ले फजूल के। इसके बाद वो तुरंत ही अपने पावर से उस बुक के अलग अलग पेजेस में उसे डिवाइड कर देता है। उनमें से एक पहले पेज का नाम प्राउड गोल्डन बॉडी मेथड होता है। इसे देखकर यंग समझ जाता है कि इसने जो उस डीमन स्पिरिट स्केलेटन को समन किया था वो तो मैंने इस मेथड से ही किया है, मतलब तो इसका मतलब ये मैं पहले ही ट्राई कर चुका हूं। तभी वो एक और पेज ओपन करता है जिसमें मार्शल आर्ट मेथड के काफी स्किल लिखी हुई होती हैं। इसको पढ़ने के बाद यंग समझ जाता है कि इस स्किल की मदद से ही मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव होगी और इसके लिए उसे एक एक करके ये सभी टेक्निक को आगे जाकर करना होगा और ऐसे ही उसे अब इस बुक के अकॉर्डिंग चलना होगा। यंग समझ जाता है कि वो जैसे जैसे इस बुक के एक एक चैप्टर को कंप्लीट करता जाएगा उसे हर एक न्यू चैप्टर में उसे न्यू टेक्निक सीखने को मिलेगी, जिससे वो अपनी मार्शल आर्ट को काफी अच्छे से बेहतर बना सकता है। अब इस चैप्टर के अकॉर्डिंग सबसे पहले उसे कंग फू मार्शल आर्ट की अटैकिंग मूव टेक्निक एटलीस्ट एक वीक तक ऐसे ही रोज उठकर सुबह ये प्रैक्टिस करनी होगी और इसके बाद इसका रिजल्ट भी इसको देखने को मिलेगा। ये कंप्लीट होने के बाद ये इसके नेक्स्ट मेथड की प्रैक्टिस करेगा। अब जैसे सुबह हो जाती है यंग तुरंत ही अपने इस मेथड की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है। वो काफी देर तक प्रैक्टिस करता है, जिसके बाद वो बैठकर अपनी फ्लेम पावर्स की स्पिरिचुअल एनर्जी चेक करता है तो वो पहले से थोड़ी इंक्रीज हो गई होती है, जिस पर वो तुरंत ही उठकर अपनी पावर्स अटैक चेक करता है, जिससे यंग को काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब वो पहले से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अटैक कर रहा होता है। इसके अलावा उसके पंचेस अटैक में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो गई होती है, जिसे देखकर यंग काफी खुश हो जाता है। तभी यंग को अचानक से लगता है कि यहाँ उसके आसपास कोई है जो उस पर नजर रख रहा है, जिस पर वो खुद से कहता है कि अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया कि मैं अचानक से इतने पावरफुल अटैक कर रहा हूँ तो मुझे
मुझे डर है कि उन्हें मुझ पे शक हो जाएगा कि मेरे पास कोई ट्रेजर है और मैं उसका इस्तेमाल करके खुद को पावरफुल बना रहा हूँ, इसलिए मुझे काफी केयरफुल रहना होगा और बाकियों के सामने नॉर्मल रहना होगा। जब तक मेरी ये प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं होती मैं अभी इतनी जल्दी किसी की नजरों में नहीं आना चाहता हूँ। तभी उसकी सेट की बेल बजती है जिस पर वो खुद से कहता है कि मेरी सफाई का वक्त हो गया और मैं तो ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। जिस पर वो तुरंत ही अपना सामान उठाने के लिए अपने कमरे की तरफ भाग जाता है ताकि वो लोगों के आने से पहले ही वहां जल्द से जल्द पहुंच जाए और अपनी सफाई खत्म कर सके। मगर तभी वहां हम एक पर्सन के पैर देखते हैं जिसे पता चलता है कि यहाँ सच में कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है। इसके बाद यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है और हम सेम उस लड़की को देखते हैं जो उस पेड़ के ऊपर बैठी हुई होती है। वो हैरान होते हुए सोचती है कि ये कैसे हो सकता है, कल तो ये बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ था, ये तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे इसके साथ कल कुछ हुआ ही नहीं, ये तो अब बिल्कुल ठीक है, एक रात में इतनी जल्दी ये ठीक कैसे हो गया। तभी नीचे हम यांग को देखते हैं जो कि वहां सफाई कर रहा होता है। यांग मन लगाकर अपनी सफाई कर रहा होता है कि तभी आवाज आती है कि रास्ते से हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। यांग सामने देखता है तो एक गाड़ी तेजी से उसकी तरफ आ रही होती है। वो लड़का पूरी कोशिश कर रहा होता है उसे रोकने की, मगर वो रोक नहीं पाता क्योंकि वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती है। ये इतनी जल्दी हो रहा होता है कि यांग को पीछे हटने का मौका ही नहीं मिलता और वो जैसे उसे टकराता है कि तभी वो उससे हल्का सा पुश करता है जिससे वो गाड़ी पूरी तरह उलट हो जाती है और लड़का भी उस गाड़ी के साथ वहीं पे गिर जाता है। मगर यांग को कुछ भी नहीं होता। यांग उस लड़के के पास जाकर उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो यार, मैंने तुझे कोई चोट तो नहीं दी, जिस पर वो तुरंत ही यांग को चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़की ये देखकर खुद से कहती है कि वो इतनी बड़ी गाड़ी से टकरा गया लेकिन गिरा तक नहीं। यांग काई जिसने इन 3 सालों में एक भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पा सका, इस एक रात में ऐसा क्या हो गया जो इसने इतना ब्रेक थ्रू कर पाया। दूसरी तरफ यांग उस लड़के की मदद कर रहा होता है जिस पर लड़का उसे कहता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, मैं क्या करूं, अगर मैं लेट हो गया और मैंने लेट डिलीवरी दी तो मिस्टर मेंग मेरी जान ले लेगा। जिस पर यांग उसे कहता है कि ये मिस्टर मेंग कंट्रीब्यूशन हॉल वाला है ना। जिस पर लड़का उसे कहता है कि अरे भाई, मिस्टर मेंग के अलावा और कोई इस नाम का हमारे लिंगजाओ पवेलियन में और कौन है इसकी बुड्ढे के अलावा। हाँ, मैं उसी बुड्ढे की बात कर रहा हूँ। ये साल के आखिरी दिन है, उसने न्यू ईयर से पहले स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने होते हैं, इसलिए मुझे ये सामान उसके पास डिलीवर करना होगा। जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है और यांग से कहता है कि क्या सच में तुम ठीक हो ना, मुझे यहाँ से निकलना है, मैं बाद में मिलता हूँ। इसके साथ ही वो गाड़ी लेके वहां से चला जाता है। तभी यांग सोचता है कि न्यू ईयर के लिए सिर्फ 8 दिन रह गए, आज के दिन सेट रिडीम हर मंथ कंट्रीब्यूशन पॉइंट देती है, इसलिए मुझे भी वहां जाकर अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेने होंगे, मतलब कि अपनी सैलरी। इसके बाद हमको कंट्रीब्यूशन हॉल का सीन दिखाया जाता है। वहां मिस्टर मेंग को देखते हैं जो कि मास्टर कम और लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा होता है। वो लड़कियों के साथ बहुत ही खुश दिखाई दे रहा होता है और उन्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने के बाद वो उनकी तारीफ भी कर रहा होता है। तुम सभी कितनी खूबसूरत लड़कियां हो, यहाँ आती रहना जब दिल करे। वो लड़कियों को ही देखकर काफी इंजॉय कर रहा होता है, बट तभी उसके सामने एक स्टूडेंट आ जाता है। उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो उन्हें देखने नहीं दे रहा होता है। अब वो स्टूडेंट ज्यादा सीनियर होने की वजह से वो उसे कुछ भी नहीं कह पा रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट देके उसे चलता बेचता है। जिसके बाद वो स्टूडेंट अपनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट लेने के बाद जब वो वापस जा रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके सामने से यांग भी आ रहा होता है। तभी यांग उसे टकरा जाता है तो उसका पर्स नीचे गिर जाता है, मगर यांग उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। ये देखकर वो यांग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि एक ट्रायल स्टूडेंट होने के बावजूद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने सीनियर के पैसे लूटने की। इस पर यांग उसे कहता है कि सीनियर, आपको गलतफहमी हो गई, मैं पैसे चुरा नहीं रहा था, मैंने बस इसे गिरने से बचाया है और फिर मैं आपको ही वापस करने वाला था यार। जिस पर वो अपना बैग लेकर उसे कहता है कि मैं तुझे क्या 3 साल का बच्चा नजर आ रहा हूं, और ये क्या एक ट्रायल स्टूडेंट होने के बावजूद तुम्हारी बॉडी इतनी हैवी क्यों है। मगर तभी तुरंत ही यांग अपना हाथ उसे छुड़वा लेता है। जिस पर वो स्टूडेंट उसे कहता है कि खैर, अगर तुम मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगते हो तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और माफ कर दूंगा, इसलिए लिंगजाओ पवेलियन में तुम्हारी ज्यादा बदनामी भी नहीं हो जाएगी। ये सुनकर यांग गुस्से से उसे कहता है कि तुम्हारा दिल है या पत्थर, बिना वजह मैं क्यों तुझसे माफी मांगू, वो भी इस तरह। जिस पर वो लड़का उसे कहता है कि मुझसे ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो भी उंगली दिखा के। मैं तो तुझे तुम्हारी ही इस गलती को तुमसे ही मनवा रहा हूं, बट तुम अपनी औकात भूल गए। मैं तुझे अभी लिंगजाओ पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक से तुझे सबक सिखाता हूं, बदतमीज जूनियर। तुझे मैं दिखाता हूं मैं कौन हूं और सीनियर से कैसे बात की जाती है। इसके साथ ही वो तुरंत ही फाइट के लिए रेडी हो जाता है और वो जैसे ही यांग पे अटैक करने लगता है तभी अचानक से कोई उसके पैरों पे पत्थर से अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं नीचे घुटनों पे
बैठ जाता है। यांग उसके अटैक होने से पहले ही डर गया था कि ये कोई वाकई में बड़ा अटैक करेगा, मगर उसे अपने सामने घुटने में बैठकर उसकी यही हालत देखकर उसे कहता है कि क्या हमारे सेट की वो सीक्रेट टेक्निक ये है जिसकी तुम बात कर रहे थे? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। खैर, मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ, मैंने माफ किया। वहीं उस सीनियर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो घुटनों पे कैसे बैठ गया। अब तो वो दोबारा सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। वो कोशिश करता है बट वो उठ नहीं पा रहा होता है। ये देखकर यांग को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये ऐसे घुटनों पे क्यों बैठा है और पागलों को हरकतें क्यों कर रहा है। वहीं वो सीनियर को लगता है कि मिस्टर मैंग यांग को ही प्रोटेक्ट कर रहा है, जिससे वो उसे कहता है कि मिस्टर मैंग, क्या ये तुमने किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे एक जूनियर स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करने की? मैं ये भूलूंगा नहीं। जिस पर वो हिम्मत करते हुए दोबारा आखिरकार उड़ ही जाता है और यांग से कहता है कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसके साथ ही वो वहां से तुरंत ही चला जाता है। इसके बाद यांग सीधा मिस्टर मैंग के पास जाता है और अब जब वो अंदर जाकर देखता है मिस्टर मैंग सो रहा होता है और मिस्टर मैंग के पास जाकर उसे कहता है कि मिस्टर मैंग, नाटक करना बंद करो। मैं अच्छे से जानता हूं आपने ही मेरी मदद की है, इसलिए आपका बहुत ही शुक्रिया। जिस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि क्या कह रहे हो, शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में थैंक्स कहना चाहते हो बच्चे, तो मुझे मनवा टावर ले जाओ जहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ होती है। जिस पर यांग उसे कहता है, इस उम्र में आप मजे करना चाहते हो, कैसे सोच सकते हो यार, ये तो इम्पॉसिबल है आपकी उम्र के लिए। ये सुनकर मिस्टर मैंग उस पर गुस्सा हो जाता है, बट तभी यांग उसे कहता है कि मैं ले जाऊंगा, एक बार मैं अपने पैसे सेव कर लूं तो मैं आपको वहां जरूर ले जाऊंगा। इस पर मैंग उसे कहता है कि बेटा, जितने तुम पैसे कमा रहे हो ऐसे जमा करते करते मेरे 100 साल गुजर जाएंगे, बट तुम इन पैसों से उस टावर के आसपास भी मुझे नहीं ले जा पाओगे। इस पर यांग उसे कहता है कि अरे आप कैसी बात कर रहे हो, मुझे वहां कौन सा जाना है, ये तो मैं आपके लिए ही कह रहा हूं। अगर ऐसे सोचोगे तो फिर आप वहां कैसे जा सकते हो, वैसे भी मेरी सैलरी बढ़ रही है ना, तो फिक्र नॉट। इस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि नहीं तो रूल्स के हिसाब से अब भी तुझे सिर्फ 10 कोइंस ही मिलने वाले हैं, 5 सिल्वर कोइंस एक्स्ट्रा, क्योंकि तुम लिंगजाओ टावर में नहीं रहते हो, समझे। इसके साथ ही वो यांग को 15 सिल्वर कोइंस दे देता है और यांग से कहता है कि बच्चे, तुम्हारे पैसे इतने भी कम नहीं है, एटलीस्ट इसे तुम अच्छा खाया पिया तो करो ताकि तुम्हारी अच्छी सेहत के साथ तुम्हारी कल्टीवेशन भी अच्छे से इंक्रीज हो और तुम्हें लिंगजाओ पवेलियन टावर में वापस बुला लिया जाए। जिस पर यांग उन कोइंस को चेक करते हुए उसे कहता है कि इसकी टेंशन तो आप ना लें, वैसे मुझे ये बताएं कि कंट्रीब्यूशन हाल के रूल्स के बारे में तुम मुझसे कोई झूठ तो नहीं बताते। जिस पर मिस्टर मैंग उसे कहता है कि मैं बिला झूठ क्यों बोलूँगा, मुझे देखकर लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं उतना ही देता हूं जितना तुम्हारा हक है। जिस पर यांग उसे कहता है कि याद दिला दूं, आप 2 बार ऑलरेडी पहले भी झूठ बोल चुके हो, क्या पता इस बार मेरे पैसे खा रहे हो। और इसके साथ ही तुरंत ही वो भागने लगता है। ये सुनकर मिस्टर मैंग गुस्से में नाटक करते हुए उसे कहता है कि इतनी तो सैलरी ही तेरी, तो भला मैं क्यों तेरे पैसे खाऊंगा, और सीधा अपना जूता निकाल कर उसकी तरफ फेंक देता है। यांग वहां से भागकर निकलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसके सामने से वो लड़की वहां से गुजरती हुई नजर आ जाती है। अपने करीब इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर यांग भी देखता रह जाता है, मगर तभी वो लड़की उससे जूते को अपने एक हाथ से कैच कर लेती है और यांग वहां से चला जाता है। वहीं वो लड़की जूते को देखती है तो उससे काफी बदबू आती है और वो तुरंत ही मिस्टर मैंग को वापस कर देती है। वो पहले से ही जानती थी कि मिस्टर मैंग यांग की हेल्प करता आ रहा है आज तक, और मैंग यांग की हेल्प इसलिए करता है क्योंकि पूरी सेक्ट में ऐसे कोई नहीं है जो उसका साथ देता है, क्योंकि पूरे सेक्ट में ऐसा कोई नहीं है जो उसका साथ देता हो। हर किसी से कमजोर होने की वजह से वो सब उसका मजाक बनाते हैं, कोई भी इसका साथ नहीं देता। और ये सब लड़की यहीं पे सोच रही होती है, जिसके बाद वो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स लेने लगती है। और यही पे दोस्तों हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला एपिसोड भी मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।